सभी को सुप्रभात। आज कक्षा 7 की क्लास में सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन के विषय में मैं आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बताऊंगा। दिल्ली सल्तनत यानी कि इससे पहले भी हमने आपको उत्तर भारत के राज्य और दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में बताया है। आज हम आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। दिल्ली सल्तनत यानी कि मुस्लिम युग की शुरुआत। हिंदुस्तान में मुस्लिम युग की या मुस्लिम शासकों की शुरुआत कब से मानी जाती है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि जैसे कि तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर मैं आपको पूर्व के ज्ञान से जोड़ रहा हूं। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1191 में। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी बुरी तरीके से हार जाता है। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। लेकिन भारत के जो कुछ और राजा होते हैं, ये कहिए कि पृथ्वीराज चौहान से जो जलते हैं, जो पड़ोस के राजा होते हैं, और उन राजाओं में सबसे फेमस अगर नाम लिया जाए तो जयचंद का नाम आता है। तो घर का भेदी लंका ढाए, जयचंद ने दोबारा निमंत्रण दे दिया। किसको दिया? मोहम्मद गौरी को, और कहा कि जनाब आप दोबारा फिर आइए भारत और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करिए, इस बार आपकी जीत होगी। तो इस तरीके से घर का भेदी जो होता है वो फिर से क्या करता है कि मोहम्मद गौरी को भारत बुलाता है। मोहम्मद गौरी एक साल बाद यानी कि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है और 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान से दोबारा होता है। इस बार कहानी उल्टा हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान पूरी तरीके से हार जाते हैं और मारे जाते हैं। जैसे ही राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान मारे जाते हैं, उनकी हत्या होती है, भारत में मुस्लिम युग की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर उनके जो निमंत्रण देने वाले साथी होते हैं जयचंद, जो 1194 में, जयचंद कन्नौज के राजा होते हैं। 1194 में चूंकि मोहम्मद गौरी भारत पर शासन करना चाहता है, वो लूटने के नियत से नहीं आता है। इससे पहले के जो शासक आए वो लूटने के इरादे से आए थे, लेकिन मोहम्मद गौरी लूटने के इरादे से नहीं बल्कि भारत में अपने शासन का विस्तार करने या राज करने के लिए भारत आता है। जब वो दिल्ली जीत लेता है तो वो अपने साथी जयचंद को याद करता है और 1194 में वह कन्नौज पे आक्रमण करके जयचंद की भी हत्या कर देता है। तो इतिहास हमें सिखाता है कि हमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। ये पड़ोसी राजा हमारे थे जयचंद, लेकिन इन्होंने गद्दारी की पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान तो खैर वीरगति को प्राप्त होते हैं, लेकिन जयचंद की भी हत्या मोहम्मद गौरी कर देता है, क्योंकि उसे राज्य हड़पने की एक भूख हो जाती है। फिर यहाँ से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत का युद्ध, जो हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे। अब क्या होता है कि 1194 के बाद जो मोहम्मद गौरी होता है वह अपने देश अफगान यानी अफगानिस्तान वापस लौट जाता है, काफी भारत की संपदा सोना चांदी लेकर, और वह अपने सेनापति किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की विरासत या जीते हुए राज्य देकर चला जाता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? ये मोहम्मद गौरी का सेनापति है। और कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही समझदार शासक होता है। वह सर्वप्रथम दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है। एक सवाल सबके मन में होगा कि दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो ध्यान रखना, वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। बाकी मोहम्मद गौरी कन्नौज और आदि क्षेत्रों को जीतते हैं, लेकिन दिल्ली को राजधानी बनाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ममलूक वंश का होता है। ममलूक मींस होता है गुलाम या दास, ठीक है? इसलिए इसे गुलाम वंश या ममलूक वंश भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। फिर से एक बार हम आपको बताएंगे कि गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाते हैं। वह लाहौर में चौगान घोड़े से जो हॉकी लेकर एक खेल खेला जा रहा है वो खेल खेलते हैं, और उसी समय अचानक वो घोड़े से गिरते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि लाहौर में चौगान खेलते हुए 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। अब
कुतुबुद्दीन ऐबक अपने 6 सालों में भारत में कौन कौन से कार्य करता है? तो वह दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाता है। तो कुतुब मीनार का एक बनाना प्रारंभ करते हैं, यहाँ मैंने लिखा है आरंभ, यानी कि कुतुब मीनार को बनवाना शुरू करते हैं, लेकिन उसको पूर्णतया वो नहीं, आधी अधूरी ही रह जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अजमेर में देखते हैं अढ़ाई दीन का झोपड़ा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अढ़ाई दीन का झोपड़ा किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक हिंदू और मुसलमान दोनों के प्रति उदार था और दोनों की भलाई के कार्य करता था, इसलिए उसे एक उपाधि मिली थी लाल बख्श। क्वेश्चन पूछा जाता है लाल बख्श की उपाधि किस मुस्लिम शासक को मिली? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श की उपाधि मिलती है। किस लिए मिलती है? हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर, क्योंकि इनके शासनकाल में हिंदुओं के प्रति भी उदारता अपनाई जाती है, क्योंकि मुस्लिम होते हैं लेकिन हिंदुओं का ख्याल रखते हैं, इसलिए इन्हें लाल बख्श की उपाधि मिलती है। तो देखिए 1206 में इन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया, ठीक है, और 1210 में इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद, इनका सेनापति इल्तुतमिश दिल्ली की राजगद्दी पर बैठेगा। ध्यान रखना, मोहम्मद गौरी के सेनापति कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था? इल्तुतमिश। ध्यान रखना, इल्तुतमिश ने अपनी बेटी का विवाह भी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह इल्तुतमिश से किया था। तो एक रिश्ता तो ये था, दूसरा ये सेनापति थे, इसलिए इन्हें क्या है 1210 में दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे और लगभग 26 वर्षों तक ये दिल्ली पर एकांकी राज करेंगे। और इनके समय में चंगेज खां और तमाम मुस्लिम आक्रांता इनसे लड़ेंगे, लेकिन इनकी ऐसी नीतियां होती हैं कि उन नीतियों के आगे अन्य मुस्लिम शासक अपने आप को समर्पण कर देते हैं। और यही एक इनकी नीति थी कि समर्पण की, सामने वाला जो दुश्मन होता था इनके आगे नतमस्तक हो जाता था। इससे खुश होकर बगदाद के खलीफा ने इन्हें 1229 में हिंदुस्तान सुल्तान की उपाधि दी थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हिंदुस्तान सुल्तान की उपाधि किसने दी? तो बगदाद के खलीफाओं ने दी थी इल्तुतमिश को, ठीक है। तो ये तो इनकी उपाधि है। फिर देखिए इन्होंने कार्य कौन से किए? इन्होंने 40 सरदारों का गठन किया। इन्होंने अपने यहाँ कुलीन यानी कि उच्च वर्ग में जो पढ़े लिखे लोग थे, 40 लोगों का एक संगठन बनाया था और उन 40 लोगों की राय पर, उन 40 लोगों के किसी मुद्दे पर विचार विमर्श लिए जाते थे और राज्य के विस्तार और शासन व्यवस्था के बारे में सुझाव ये 40 दिया करते थे। 40 का इतिहास में महत्वपूर्ण है। इस 40 से एक और कुलीन वर्ग का राजा निकलेगा, यानी गुलाम वंश का एक और शासक निकलेगा जिसका नाम है बलबन। तो बलबन जो होता है वो भी 40 का एक सदस्य होता है। अगले वीडियो में हम आपको जो बलबन के बारे में बताएंगे तो पढ़ाएंगे। यहाँ पर देखते हैं 40 का गठन किया, जो सरदारों का एक संगठन होता है। उच्च जो कुलीन वर्ग के सरदार होते हैं उनका एक समूह होता है, दल होता है, जो शासन व्यवस्था में सहयोग करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ने और कौन से काम किए। तो इल्तुतमिश ने भैया चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए और चांदी के सिक्के को टका और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। पूछा जाता है कि टका किसने चलवाया, जीतल किसने चलवाया? तो भैया जीतल जो है वो तांबे के सिक्के होते थे और टका को, चांदी के सिक्के जो चले थे उन्हें टका कहा जाता था, ठीक है। और इस तरीके से 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। ये नोट्स कॉपी में लिखते रहिए, सुंदर तरीके से लिखना, क्योंकि माह के अंत में टेस्ट होगा, इसलिए कॉपी लाना अनिवार्य है।